इससे पहले कि मैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर बात करूं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मोदी या मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी लीडर को एक डेमोक्रेसी में पूरी ही जनता का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ डिसर्निंग वॉइसेस जरूर होनी चाहिए। वो मोदी है, श्री राम नहीं, जो पूरे के पूरा अयोध्या उनको पसंद करे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों ही पात्र अपना दिमाग खुला रखें, अपने पॉलिटिकल बायसेस को साइड में रखें और ऑब्जेक्टिव जो सही बात है उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है मैं दोनों ही पात्रों से इस वीडियो में गाली खाने वाला हूं मोस्ट प्रोबेबली। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके थॉट प्रोसेस या आपके वोट को कन्वर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो चीज सोची हुई है उसको मेरे कहने से आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि डिस्कोर्स और बातचीत को वही घिसे पिटे पुराने आर्ग्यूमेंट से आगे निकालना है, ताकि बीजेपी को सही मायने में एक रियल कॉम्पिटिशन मिल सके। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, ये पुराने आर्ग्यूमेंट्स जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूं ये काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को उठाती रहती है क्योंकि उन्हीं से उन्हें क्लाउट मिलता है, लेकिन इलेक्शन वो डेफिनेटली नहीं जीतते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूँ, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और ज्यादा करने का मन करता है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल जो पुराना आर्गुमेंट है, बीजेपी एक राइट विंग गवर्नमेंट है। यार ट्रस्ट मी नहीं है, let me prove it to you। जो लोग बीजेपी को जानते हैं वो जानते हैं कि बीजेपी एक कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ इंटीग्रेटेड है। दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि वो इलेक्शन जीते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। एक कॉर्पोरेट की खास बात ये होती है कि वो बोलते चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी इंसान कुछ भी बोलता रहे, लेकिन असलियत में वो चलते अपने पॉलिसीज के बेसिस पर है। जैसे Amazon ये बोलता है कि हम अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहते हैं और बनते हैं, लेकिन दैट लाइन इज सब्जेक्ट टू देयर पॉलिसीज। तो वो चलते पॉलिसीज पर हैं, बोलते वो कुछ भी रहे। एंड आई सबमिट टू यू कि बीजेपी भी ऐसे ही काम करती है। प्रूफ ऑफ दैट? वेल, आप ये बोलते हो कि बीजेपी एक राइट विंग गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों में, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है, बीजेपी की कोई भी 5 राइट विंग पॉलिसीज जो उन्होंने देश पर लगाई हो उनके बारे में बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी एक राइट विंग गवर्नमेंट है। एंड बिफोर यू से फार्म लॉज या प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों की दोनों पॉलिसीज लिबरल पॉलिसीज हैं बजाय की राइट विंग पॉलिसीज। लिबरल्स लेफ्ट विंग के ज्यादा करीब होते हैं। सो देयर यू गो, 5 पॉलिसीज पिछले 9 सालों में, बहुत लंबा टाइम होता है, बता दो, मैं मान जाऊंगा वो राइट विंग गवर्नमेंट है। लेफ्ट विंग पॉलिसीज 2-3 मैं आपको अभी बता दिए देता हूं, उनमें से एक आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ट्रिपल तलाक को हटाना इज अ लेफ्ट विंग पॉलिसी टू गिव सेम राइट टू द मुस्लिम वुमेन दैट एवरी वुमेन इन इंडिया हैव। गे मैरिज को लीगलाइज करना, it's a very big thing and it's a left wing thing to do। and आप मानो या ना मानो, और इसकी वजह से मेरे को काफी डिसलाइक्स मिलने वाले हैं, CAA भी एक लिबरल पॉलिसी है। क्योंकि वेट, लिसन टू मी, अगर तुम इसको टेक्निकली देखो तो प्रताड़ित माइनॉरिटीज को दूसरे देशों से अपने देश के अंदर लाना इज अ लिबरल पॉलिसी, इज अ लेफ्ट विंग पॉलिसी। अब हाँ, इसके अंदर तुम एनआरसी का आर्गुमेंट जोड़ सकते हो, बट एनआरसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इट इज। सो उसके बारे में आर्गुमेंट करके कोई फ्रूटफुल चीज नहीं निकलनी है। तो न्यूज मीडिया में बीजेपी एक राइट विंग गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस में, असलियत में वो एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में कोई भी राइट विंग पार्टी नहीं है, सारी की सारी पार्टीज लेफ्ट विंग है, A to Z। बट ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। मैं भी यहां पर सीखने के लिए ही बैठा हूं। सेकंड पॉइंट जो मोदी के बारे में बहुत ज्यादा उठता है, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज्यादा उठता है, वो ये है कि ये अडानी, अंबानी और बड़े बिजनेसमैन का ही सपोर्ट करते हैं। हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इसमें मोदी भी तुम्हारा पागल बना रहा है और ऑपोजिशन या जितनी भी पार्टीज हैं वो भी तुम्हारा पागल बना रही हैं, और वो असली कल्प्रिट को छुपा रहे हैं, क्योंकि असली कल्प्रिट को छुपाने में उन दोनों का ही फायदा है। तुम ध्यान से सोचो, अडानी की जो एक्सपोनेंशियल राइज है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है, वो है
है लोन्स। और उनका स्टॉक इतना ज्यादा गिर जाने के बावजूद अभी कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इतना बड़ा प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है, उसके सीईओ और चेयरमैन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान था कि अगर अभी भी अडानी को लोन चाहिए होगा तो हम दे देंगे। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मोदी या कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, इसका रीजन बैंकिंग सिस्टम है। और सिर्फ हमारे ही देश का नहीं, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम ऐसा ही है। आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में बैंक स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स देना सेफ नहीं समझते। और इसके कई रीजंस हैं। बड़े बिजनेसेस के साथ पेपर वर्क मिलना आसान होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं तो पैसा मिलना आसान होता है, प्रूवन रिकॉर्ड होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटे बिजनेसमैन के लिए तो पेपर ही ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बैंकिंग सिस्टम के साथ। और ये चीज मुझे कैसे पता है? मेरी फुल टाइम जॉब फाइनेंशियल सेक्टर में ही है और मैं यूएस के स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम करता हूं। एंड वहां पे हाल इंडिया से भी बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहां क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी है और बिजनेसेस को जब लोन चाहिए होता है कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, तो उनको, क्योंकि बैंक्स लोन नहीं देते हैं, अपने बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स पे डिपेंड होना पड़ता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड कैन चार्ज यू एन एक्सॉर्बिटेंट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफ 29 टू इवन 45%। और ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में उनको पता है कि वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। और अपने ही देश में वापस आ जाओ, अगर तुम्हें ये लगता है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसको लोन दे रहा है, कितना दे रहा है और कितना नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हमारे किसी भी गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, तो आई एम रियली सॉरी ब्रदर, तुम या सिस्टर, तुम नाम मात्र भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं जानते हो। रियली सॉरी फॉर दैट। ये सारी की सारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। इसके अंदर किसी भी तरीके का उल्टा पुल्टा काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि उल्टे पुल्टे काम कुछ टाइम में हो चुके हैं पहले ही, विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह वगैरह के, वैसे ही काम दोबारा कर पाना लिटरली वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो हम भोले बाबा बहुत ज्यादा, और इसी चीज का पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती है। ऑफ कोर्स एलआईसी के मामले में आप बोल सकते हो कि हाँ, गवर्नमेंट का हाथ होता है बिजनेसेस के अंदर अगर वो पैसा डालते हैं तो, लेकिन एलआईसी का शायद 1% पोर्टफोलियो भी अडानी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आ रही थी कि एलआईसी पहली बार लॉस में गया है, अब वो दोबारा से प्रॉफिट में है। अडानी के स्टॉक कुत्ते की तरह रैली में है और इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, लोग ही खरीद रहे हैं। अभी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अडानी को सेव कर रहा हूं या उसकी मदद कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं और उनको मेरी क्या ही जरूरत है। और मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है पैसे को डिस्कस करते हुए कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और उसमें ऑब्जेक्टिवली मैंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रियल प्रॉब्लम बैंकिंग है और सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज बैंकिंग को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती है, क्योंकि नंबर 1 तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना इनफाइनाइटली ज्यादा आसान है। एंड उसके भी ऊपर से ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसी इंडस्ट्री से सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आता है अपने इलेक्शंस पे खर्च करने के लिए। इनका काम खत्म करेंगे तो इनको चंदा मिलना बंद हो जाएगा। दैट्स द मेन रीजन। तो अगर आप अभी भी चाहो तो अडानी अंबानी सब कुछ कर सकते हो, करते रहो प्लीज, लेकिन उस चीज का कोई भी फायदा नहीं निकलना है, बल्कि बीजेपी का वोट और ज्यादा कंसोलिडेट ही होगा। चाहे किसी भी गवर्नमेंट को वोट करो, उनको अपने वोट से मांग करो कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करे, ताकि एक आम आदमी के लिए भी लोन मिलना उतना ही आसान हो जितना अडानी, अंबानी या टाटास के लिए है। तभी कोई फायदा आएगा, वरना कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, वो भी सेम ही काम करेगी, उसको भी तुम गाली दोगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। अडानी के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा शेडी प्रैक्टिसेस चल रही थी, आई अग्री। बट अगर तुम एक पॉलिटिकल कमेंटेटर को हटा के एक मार्केट एक्सपर्ट से इस चीज के बारे में पूछोगे, तो वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को एक गवर्नेंस इशू बताएगा, एक स्कैम नहीं। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड ये शेडी प्रैक्टिसेस दुनिया के सारे बिजनेसेस करते हैं अपने अपने तरीके से, चाहे तुम किसी भी बिजनेस का नाम ले लो, इवन सर रतन टाटा। ओके, अपने दादा दादी से, वेट अ मिनट, अपने दादा दादी से पूछना कि टाटा और बिरला के बारे में उनके क्या ख्याल थे अभी से 40-50 साल पहले। टाटा और बिरला को उसी तरीके से एग्जैक्ट गालियां पड़ती थी जैसे आज की डेट में तुम अडानी और कुछ हद तक अंबानी को भी दे रहे हो। अगर तुम बीजेपी को पसंद नहीं करते हो और सर रतन टाटा को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारे को बता दूं कि सर रतन टाटा की टाटा सन्स कंपनी बीजेपी को अडानी और अंबानी दोनों की फंडिंग को मिला भी देना, उससे भी कई गुना ज्यादा फंडिंग देता है।
दैट्स नंबर 1। उसके अलावा सेकंड चीज, टाटाज अमेरिका के जितने भी बड़े आईवी लीग कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर एंड फंडिंग पार्टनर है, विच इज एग्जैक्टली व्हाई तुम उनके बारे में किसी भी तरीके का बुरा आर्टिकल, किसी भी तरीके की नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव न्यूज बहुत कम देखते हो, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा और नेगेटिव न्यूज या कुछ भी होना होता है वो अमेरिकन आईवी लीग कॉलेजेस से ही शुरू होता है। अब मैं इस चीज में रतन टाटा सर को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे को ये बता रहा हूं कि सारे ही बिजनेसेस ये सारे के सारे काम करते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो टाटा के बारे में बोली जाती है, सर रतन टाटा ने अपनी खुद की जितनी भी पर्सनल वेल्थ है वो सारी की सारी चैरिटी में दे दी है। तो देखो ऐसे ही काम करती हैं ये चीजें। उनके सन्स एंड वाइफ वगैरह कोई फैमिली तो है नहीं, तो कैसे काम करेगा? उनकी पर्सनल वेल्थ को अगर किसी को ऐसे ही ट्रांसफर किया जाए या कंपनी में ही ऐसे डाली जाए तो उस पर बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट टैक्स होता है जब वो पास ऑन होती है। तो चैरिटी के नाम पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सारी की सारी चैरिटी जानी तो टाटा फाउंडेशन में ही है, टाटास के ही अंदर जानी है, टाटा सन्स में ही रहेगी, टैक्स भी नहीं लगा। I'm just saying this is how it works. बिल गेट्स भी यही करते हैं। मैंने सारी की सारी अपनी चैरिटी में लिख रखी है पर्सनल वेल्थ, उनकी बेटी को इस तरीके से जाएगी। वॉरेन बफेट भी ऐसे ही करते हैं, मैंने सारी की सारी चैरिटी में लिख रखी है अपनी वेल्थ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। चैरिटी पे टैक्स नहीं लगता है। दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रिकल डाउन दैट वेल्थ to your next generation without paying any taxes. Okay, this is how the rich works. ऐसे ही नहीं सारे के सारे रिच लोग अपनी अपनी फाउंडेशंस बनाकर बैठे हुए हैं। ओके, तुम्हारा भला किसी के भी मूड में नहीं है, अपना भला तुम खुद ही करते हो। तो मैं टाटास को नीचे लाने की या अडानी को ऊपर लाने की ये सब नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं इन चीजों के बारे में खुद रिसर्च किया करो, खुद दिमाग खोला करो, खुद एनालिसिस किया करो, तुम्हारे को पता लगेगा कि कितना पागल बनाते हैं पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारा। थर्ड चीज जो मोदी गवर्नमेंट के बारे में बोली जाती है वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट एक कम्युनल पार्टी है और वो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई कराती है, इसी वजह से वो इलेक्शंस जीतते हैं। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। देखो इस चीज से रिलेटेड सोच बाय मोहक ने एक बहुत अच्छी वीडियो पहले से ही बना रखी है, लेकिन उस चीज के अंदर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। देखो स्ट्रेटेजिकली सोच के देखो, अगर तुम्हें पता है कि उनका वेपन कम्युनल पॉलिटिक्स है, उनका वेपन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और इन्हीं दो वेपन्स की वजह से वो इलेक्शंस जीतते हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उन्हीं दोनों चीजों का यूज करके उनसे इलेक्शन जीत पाओगे? लेट मी एक्सप्लेन। जब तुम बीजेपी को कम्युनल बोलते हो तो तुम इनडायरेक्टली उनके पूरे के पूरे वोटर बेस को कम्युनल बोल रहे हो। तुम एक वोटर बेस को कम्युनल बोलोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो वोटर बेस तुम्हारी वाली पार्टी को वोट करेगा। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हें बीजेपी को सही में हराना है तो अपना खुद का वेपन बनाओ। कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, हिंदू वोट हैज बीन कंसोलिडेटेड कंप्लीटली। अब बीजेपी दूसरी कम्युनिटीज के वोट की तरफ आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने पहले से ही दिखा दिया। बिना कम्युनल पॉलिटिक्स किए वो जीत गए हैं वहां पे। वहां पर नहीं चलता हिंदू मुस्लिम, फिर भी वो लोग वहां जीत गए। तो दिस इज अ सिग्नल कि अब वो उस चीज से आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि उनका ही वेपन उनके खिलाफ तुम यूज नहीं कर सकते हो, तो इस वाले आर्ग्यूमेंट को ही पूरी तरह से खत्म कर दो। इफ यू कैन नॉट wield द वेपन, जस्ट डिस्ट्रॉय इट। फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये है कि देश की इकोनॉमी डूब रही है। हाँ, इकोनॉमी के मामले में मोदी गवर्नमेंट हैव नेवर बिन ग्रेट, सही बात है। लेकिन यही वाला आर्गुमेंट 2019 में भी उठाया था। डीमोनेटाइजेशन के घाव फ्रेश थे, नहीं जीते उससे इलेक्शन। क्यों उठा रहे हो बार बार? अभी कोविड के बाद सेम ही चीज उठाओगे, नहीं जीत पाओगे। मैं बताऊं क्यों? किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो, किसी भी मार्केट में जो बंदा है उससे पूछ लो। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद मार्केट में हूं। इस साल के 3rd क्वार्टर तक इंडिया की जीडीपी इतने कुत्ते की तरह बढ़नी है। अगले 10 सालों तक 6 to 8% की ग्रोथ होनी है इंडिया की। ये लिख चुका है अब, इतना ज्यादा। और ये इस साल के 3rd क्वार्टर में ही होने वाला है और बिल्कुल इलेक्शन से पहले हो रहा है ये काम। जैसे पेट्रोल प्राइस की बहुत ज्यादा हवा उड़ी थी ना
अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस गिर गए, वो घट गया, 2, 4, 5 महीनों का था, चला गया वो। सेम ही चीज अभी इकोनॉमी बची है, 2, 4, 5 महीने का आर्गुमेंट ये बचा है, उसके बाद ये वाला आर्गुमेंट अगले 10 सालों के लिए डेड हो जाएगा। तो एक आर्गुमेंट जो पहले काम नहीं किया है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो वाला आर्गुमेंट आगे भी काम करेगा, स्पेशली अब जब इंफ्रा पुश इतनी ज्यादा तेजी से चल रहा है। अगेन, मैं तुम्हारा वोट कन्वर्ट करने बिल्कुल नहीं आया। आई एम हियर टू टेल यू, to tell the parties, the competition, the opposition to make better arguments। अगर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार वगैरह इन सब पार्टीज में है, उनको भेजो ये वीडियो, बोलो कि क्या कर रहे हो ये तुम। इकोनॉमी के दम पे तुम नहीं जीत पाओगे 2024 का इलेक्शन, क्योंकि ये वाला आर्गुमेंट पूरे तरीके से खत्म होने वाला है इस साल के 3rd क्वार्टर के चलते ही। ये वाला पॉइंट 2019 में उठाना बिल्कुल सही था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के घाव बिल्कुल जैसा मैंने बताया नए थे। और जितने भी लोग ये आर्गुमेंट करते हैं ना कि पूरे देश की छोड़ो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गई हुई है, सारे ही लोग सफर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 2019 से पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन 2019 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या थी? 4%। दैट इज वेरी वेरी बैड, सो बैड। बांग्लादेश हमसे आगे है, सो बैड। वो अलग बात है कि हमारा स्केल और उनका स्केल बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट फिर भी बड़ी कंट्रीज में हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हमें करना चाहिए था ग्रो। कुछ ऐसे बुरे डिसीजंस लिए गए, डिसीजन सही भी मान लो, उनका एग्जीक्यूशन बहुत बुरा तरीके से किया गया और वो चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अब वो चेंज होने वाला है। तो ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को पार्टीज के बीच में प्रॉप अप करें, और उस कंपटीशन को प्रॉप अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, अगर हम ज्यादा एजुकेटेड हों, हम ज्यादा चीजों को समझें और हम अच्छी और सही चीजों की मांग कर सकें, तभी सही चीजों पर कंपटीशन होगा। एंड द फर्स्ट थिंग इन डूइंग दैट इज कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी बोली चाली बातों को छोड़ के इनके जो एक्शंस हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली उन पर ध्यान दें। बिजनेस को समझें, बिजनेस कैसे होता है उस चीज को समझें, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को समझें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अडानी अंबानी का मोदी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट टाटास का उससे ज्यादा है। टाटास आर वेरी गुड एट PR, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर बिजनेसेस को क्रिटिसाइज करना है, सही मामलों में सही चीजों पर करो। और ये सब बातें बताने के लिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा देश अभी भी बहुत ज्यादा अनअवेयर है। सबसे ज्यादा सस्ता डेटा हमारे देश में है, गूगल हमारे हाथ में है, फिर भी क्यों हम अपने बिजनेसेस को उसी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हीं भाषा में, उन्हीं लाइंस में क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे दादा दादी करते थे, जिनके पास इंफॉर्मेशन को सर्च करने का कोई जरिया ही नहीं था। प्लीज बिजनेसेस को क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली करो, ढंग से करो, सोच के करो, ताकि तुम्हारे आर्गुमेंट्स का मजाक ना बने। प्लीज पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करो, लेकिन ढंग से करो, ऑब्जेक्टिवली करो, कहीं सुनाई बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पे करो। बाय ऑल मींस तुम किस पार्टी को वोट कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी मत चेंज करो, लेकिन अगर तुम्हें दिखता है कि कोई एक गवर्नमेंट एक्शनेबल चीजें ज्यादा कर रही है, तो प्लीज उस गवर्नमेंट का सपोर्ट करो। अगर तुम्हें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से नफरत है, तो दूसरी पार्टीज की भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। एंड प्लीज ये 4 घिसे पिटे आर्गुमेंट जो चलते आ रहे हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनको चाहे तुम कितना मर्जी यूज कर लो, बीजेपी फिर भी जीतती रहेगी, इन आर्गुमेंट से आगे बढ़ो। असल मायने में, सही में, ऑब्जेक्टिवली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का तरीका ढूंढो। आई रियली होप दैट दिस वीडियो गेव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव। आई रियली होप कि इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक दबा कर जाओ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ये ऐसी वीडियोस में निकालता रहता हूं। सब्सक्राइब बटन तुम्हारे लिए फ्री है, बट मेरी इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आई रियली अप्रिशिएट यू गिविंग मी योर टाइम टुडे, एंड कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस।